नमस्कार दोस्तों। ये तस्वीर तो आपने कहीं न कहीं देखी होगी, अक्सर कई बार देखा होगा। बताइए कहाँ देखा? कोशिश कीजिए पता करने की। कोई बात नहीं, चलिए मैं ही बता देता हूँ। ये तस्वीर है एक मॉनसून अपडेट की। ये तस्वीर आपने अखबारों में देखा होगा, न्यूज़ चैनल्स पर अक्सर ये फ्लैश होता रहता है जब। और ये तस्वीर आपने तब देखी होगी जब मॉनसून के आगमन की घोषणा हो जाती है, उसके बाद। अब आप देख सकते हैं कि मॉनसून का अपडेट है ये। 21 मई, 22 मई, ऐसे मानसून जब इसका जो पूरा अपडेट है। तो चलिए आज हम इस एपिसोड में बात करेंगे हम भारतीय मानसून की, इंडियन मानसून की। इंडियन मानसून पर हमारा एपिसोड अभी थोड़ा हमारा ये लंबा चलेगा। इसमें कम से कम मानसून पर 2 3 से 4 एपिसोड बनेंगे। अभी हम क्लाइमेट पर बात कर रहे हैं और इसमें ये है मैं चंद्रशेखर हूँ और आप देख रहे हैं हमारा चैनल संघर्ष द स्ट्रगल। तो चलिए अब हम बात करेंगे इस भारतीय मानसून की। तो मानसून, भारत में जो मानसून उन ग्रीष्मकालीन हवाओं को कहते हैं जो दक्षिण एशिया में जून से सितंबर तक सक्रिय रहती है। ये हवाएं हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से भारतीय उपमहाद्वीप की ओर प्रवाहित होती हैं। इनकी जो दिशा है दक्षिण पश्चिम और दक्षिण उत्तर की ओर होती है, अतः इन मानसूनी हवाओं को दक्षिणी पश्चिम मानसून के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए अब मानसून के आगमन को देखें। तो मानसून के आगमन की जब हम बात करते हैं तो भारत में होने वाली जो मानसूनी वर्षा है ये जून से सितंबर तक होती है। जून से सितंबर तक मानसून होती है और सितंबर के बाद जो भारत में वर्षा होती है वो उसे लौटता हुआ मानसून कहते हैं। अब आप 15 जुलाई तक पूरे देश में मानसून सक्रिय हो जाता है। अब यदि दिल्ली या उस क्षेत्र, दिल्ली एनसीआर की बात करें या पश्चिमी भारत पंजाब और हरियाणा की बात करें तो वहां पर जो है सितंबर से फिर से वो बसंत वाली स्थिति आ जाती है, क्योंकि तब हवाओं में वहां नमी बरकरार नहीं रह पाती। और वो एक जो होता है क्योंकि लौटते हुए मानसून के कारण जून के प्रथम सप्ताह में मानसूनी हवाएं केरल के या कर्नाटक, गोवा या महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों तक पहुंचती है। और सर्वप्रथम मानसूनी हवाएं जो है केरल के तट से टकराती हैं, जिसे मानसून प्रस्फोट या विस्फोट की संज्ञा दी गई है, जिसे मानसून प्रस्फोट या मानसून विस्फोट की कहा जाता है। भारत में होने वाली वर्षा जो है मुख्य रूप से भू आकृतियों द्वारा नियंत्रित होती है। अब ऐसे देखिए, भू आकृतियों द्वारा नियंत्रित होने का मतलब है कि सबसे पहले देखिए, यदि जब मानसूनी हवाएं जब यहाँ प्रवेश करती हैं तो यहाँ पर आके वो दो भागों में बट जाएंगे टकरा कर। माफ, एक इसको पेन का कलर चेंज कर लूँ मैं, ग्रीन सही रहेगा। देखिए ये जो है हवाएं यहाँ दो दो भागों में टकराएंगी, टकराकर दो भागों में टूट जाएंगी। एक है कि जो पश्चिमी तट के सहारे आगे बढ़ेंगी और दूसरी जो है पूर्वी तट के सहारे ये बंगाल की खाड़ी होते हुए आगे बढ़ेगी। और ये जो है ये हवाएं जब ये अरब सागर में जो जो अरब सागर शाखा जो है वो मानसून की जो अरब सागर शाखा है वो पश्चिमी घाट के सहारे उत्तर की ओर बढ़ेगी और पश्चिमी घाट के पश्चिमी तट पर भारी वर्षा कराएगी। और ये जो पूर्वी घाट की जो पूर्वी तट की जो धारा है, ये पूर्वी शाखा है, या कहें कि बंगाल की खाड़ी की जो मानसूनी शाखा है वो शाखा यहाँ पर पूर्वी घाट के पैरेलल चलने लगती है और इस क्षेत्र में वर्षा कराती है। तो ये इसके बीच का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये शुष्क रह जाता है, यहाँ पर बारिश नहीं होती। यहाँ पर पश्चिमी तट के कारण ये थोड़ी महाद्वीपीयता को जो होता है पश्चिमी तट पर, यहाँ पर ये अपेक्षाकृत ज़्यादा गर्म और ठंड के कारण होता है, जिसके कारण ज़्यादा गर्म या ठंडा नहीं होता है। यहाँ पर पश्चिमी घाट पर बारिश होती है लेकिन पूर्वी घाट के ये पैरेलल चलने लगती है, जिसके कारण यहाँ बारिश नहीं होती। ये हवाएं टकराने के बाद भी ऐसे आती, अरब सागर से आती है, जिसके कारण इस क्षेत्र में टकरा कर बारिश होती है। लेकिन ये जो है पूर्वी घाट में इसके पैरेलल चलने लगती है, जिसके कारण यहाँ पर बारिश कम होती है या नहीं होती है। यहाँ पर बारिश लौटते हुए मानसून से होती है, जब अरब सागर से बंगाल की खाड़ी से जल लेकर हवाएं इस क्षेत्र में प्रवेश करती है। तो आपको पता होगा कि तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में शीत ऋतु में बारिश होती है। और जब ये आगे बढ़ती है तो हिमालय के सहारे इन क्षेत्रों में हिमालय से टकराकर ऊपर उठती है और यहाँ पर बारिश कराती है। यही स्थिति यहाँ भी होती है नॉर्थ ईस्ट रीजन में। तो चलिए अब हम आगे इस पर बात करेंगे। भू आकृतियों द्वारा भारत में जो मानसूनी वर्षा है वो भू आकृतियों द्वारा नियंत्रित होती है। किसके द्वारा नियंत्रित होती है? भू आकृतियों द्वारा। अब मानसून की जो उत्पत्ति से है उससे संबंधित कुछ सिद्धांत हैं। यदि हम सिद्धांतों की ये हम आज बात करेंगे कुछ पारंपरिक सिद्धांतों की। इसमें तापीय सिद्धांत अथवा जे सम्मत विचारधारा है, ये बहुत पुरानी है। तापीय सिद्धांत इसमें कहा जाता है कि जब धरती
धरती गर्म होती है तो वहाँ की हवाएं ऊपर उठती हैं और आसपास की हवाएं उस गर्म क्षेत्र की ओर बढ़ती है। तो आसपास जो बंगाल की खाड़ी या यहाँ पर आप इस देख सकते हैं, ये क्षेत्र जब गर्म होगा, ये क्षेत्र, तो इधर से हवाएं इस ओर आएंगी और यहाँ पर बारिश होगा। लेकिन अब फिर इसके बाद हैली का सिद्धांत, एडमंड हैली ने एशियाई मानसून की उत्पत्ति की व्याख्या प्रतिपादित किया था। इस सिद्धांत के अनुसार मानसून महाद्वीपों महासागरों के उष्णता या तापमान में अंतर के कारण होता है। होता यह है कि जो महाद्वीपीय क्षेत्र है ये ज़्यादा गर्म हो जाते हैं महासागरों की अपेक्षा, जिसके कारण यहाँ पर हवाएं स्थल से सागर से स्थल की ओर चलने लगती है और यहाँ पर बारिश मानसून आता है। ग्रीष्म काल में सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है, जिसके कारण यहाँ निम्न वायुदाब केंद्र का विकास हो जाता है तथा तापीय विषुवत रेखा का उत्तर की ओर खिसकाव हो जाता है। तापीय विषुवत रेखा, जिसको कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ के नाम से जाना जाता है, हो जाता है। इसके कारण दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें निम्न वायुदाब की ओर बहने लगती है, जैसे कि हम लोग अभी बात कर चुके हैं इस पर। जब हवाएं भूमध्य रेखा को पार करती है तो कोरियोलिस बल के प्रभाव से ये अपने दाहिनी ओर मुड़ जाती है। हाँ, एक ये बात है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम एल नीनो या ला नीनो वाला सेक्शन कवर करेंगे तब। क्योंकि यह पवनें लंबी दूरी तय करके आती है तो अपने साथ अत्यधिक आर्द्रता भी लाती है। अब देखिए, ये जो पूरा हिंद महासागर पार करके आती है तो जाहिर है इस क्षेत्र में आर्द्रता ग्रहण करती है और जब भारतीय उपमहाद्वीप में इससे वर्षा होती है। ऐसे ही दक्षिणी पश्चिमी मानसून की भी संख्या दी जाती है। आलोचकों के अनुसार मानसून की एक सरलीकृत व्याख्या है, सही बात है, आलोचकों की बात करें तो इसके अनुसार मानसून की एक ये जो व्याख्या है काफ़ी सरल व्याख्या है, क्योंकि सूर्य की उत्तरायण एवं दक्षिणायन स्थिति प्रत्येक वर्ष निश्चित रहती है, जबकि मानसून की आगामी निश्चितता विद्यमान रहती है। सूर्य तो हमेशा उत्तरायण और दक्षिणायन की जो स्थिति होती है वो तो निश्चित है, लेकिन इसके बाद भी आपने देखा होगा कि मानसून में महीने भर तक का विलंब देखा गया है। तो इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या है, तो अब हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे मानसून की उत्पत्ति और उसके विसरण से संबंधित जो आधुनिक सिद्धांत है उस पर बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।